Hello everyone. Welcome to For Nurses Preparation YouTube channel. I'm Neeraj Kumar Kathal. Today is 3rd of September 2023. Let's begin today's MCQ session for upcoming AIMS NORCET exam. Our first question is Pap smear is used for which of the following? इनमें से किस कैंसर कंडीशन को डिटेक्ट करने के लिए पैप स्मीयर टेस्ट इस्तेमाल किया जाता है? लंग कैंसर, कोलोन कैंसर, सर्वाइकल कैंसर या पैंक्रियाटिक कैंसर? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। पैप स्मीयर टेस्ट की मदद से हम सर्वाइकल कैंसर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज कंसीडर्ड एज फादर ऑफ पीडियाट्रिक्स? इसमें से फादर ऑफ पीडियाट्रिक किसे कहा जाता है? कश्यप एंड जीविका, अब्राहम जैकोबी, हिपोक्रेट्स या फिर क्लॉड बर्नार्ड? ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। फादर ऑफ पीडियाट्रिक अब्राहम जैकोबी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ क्लाइंट आस्क हाउ लॉन्ग शी एंड हर हस्बैंड कैन सेफली कंटिन्यू सेक्सुअल एक्टिविटी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, हाउ शुड द नर्स रेस्पॉन्ड? एक प्रेग्नेंट वुमेन आपसे पूछती है कि वो प्रेगनेंसी के दौरान अपने हस्बैंड के साथ सेक्सुअल एक्टिविटी किस समय तक कर सकती है, तो एज अ नर्स आप उसे क्या रिस्पॉन्ड करेंगे? ऑप्शन ए until the end of first trimester, option B until the end of second trimester, option C until the end of third trimester, option D as long as you wish if the pregnancy is normal. फर्स्ट ट्राइमेस्टर का मतलब होता है जब से आपने प्रेगनेंसी को अचीव किया है, कंसीव किया है, वहाँ से लेकर 12 वीक्स तक के पीरियड में, यानी पहले 3 महीने। और सेकेंड ट्राइमेस्टर का मतलब होता है 13 वीक्स से लेकर 28 वीक्स तक का ड्यूरेशन। और थर्ड ट्राइमेस्टर का मतलब होता है 28 वीक्स से लेकर डिलीवरी तक का समय। यहाँ तक आप 3 ट्राइमेस्टर में प्रेगनेंसी को क्लासिफाई कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का देखो सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अगर वुमेन में किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं है, नॉर्मल प्रेगनेंसी है, तो हम सेक्सुअल एक्टिविटी को कंटिन्यू कर सकते हैं। फिर भी हमें अपने डॉक्टर से इसे कंसल्ट करना चाहिए और कंसल्टेशन के बाद ही इस चीज़ को फॉलो करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज infant mortality rate is the ratio of deaths under 1 year of age to infant mortality ratio 1 साल से कम उम्र के बच्चों की डेथ है, ये कितनी लाइव बर्थ पर कैलकुलेट किया जाता है? ऑप्शन ए रेट पर 100 लाइव बर्थ्स, ऑप्शन बी 1000 लाइव बर्थ्स, ऑप्शन सी 10 लाइव बर्थ्स, ऑप्शन डी 10,000 लाइव बर्थ्स। किसी भी कंट्री में हेल्थ और वेलबींग ऑफ इन्फेंट्स के बारे में जानकर उस कंट्री के डेवलपमेंट के बारे में जाना जा सकता है। इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट किसी भी कंट्री के हेल्थ और वेलबींग को रिप्रेजेंट करता है और इसे कैलकुलेट करने के लिए हम 1000 लाइव बर्थ्स को बेस मानते हैं। यानी किसी भी कंट्री में 1 साल से कम उम्र के बच्चों की डेथ 1000 लाइव बर्थ्स पर कितनी हुई है ये होता है। यानी 1000 जीवित बच्चों के जन्म पर कितने बच्चों की डेथ हुई, ये चीज़ इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नर्स इज केयरिंग फॉर अ क्लाइंट विथ अ डायग्नोसिस ऑफ कैंसर
who is immunocompromised, the nurse would consider implementing neurotropic precautions if the client's white blood count was which value? आप किसी कैंसर पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं और ये कैंसर पेशेंट इम्यूनोसप्रेस्ड है, यानी इसकी इम्यूनिटी कम हो चुकी है। अब इस पेशेंट में डब्ल्यूबीसी काउंट कितना हो जाए कि हम इसे न्यूट्रोपिक प्रिकॉशन पर रख देंगे? ऑप्शन ए 2000 mm3, ऑप्शन बी 5800 mm3, ऑप्शन 3 8400 mm3, ऑप्शन 4 11500 mm3। यहाँ पर जो न्यूट्रोपिक प्रिकॉशंस बताए गए हैं, ये बेसिकली अगर क्लाइंट में डब्ल्यूबीसी काउंट काफ़ी कम हो जाते हैं तब इस्तेमाल किए जाते हैं। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1। हमारे शरीर के अंदर जो डब्ल्यूबीसी नॉर्मल काउंट होता है वो 4000 से लेकर 11000 के बीच में होना चाहिए, और अगर किसी क्लाइंट के अंदर ये काउंट 2000 रह जाए, यानी 2000 डब्ल्यूबीसीज रह जाएं, तो इस सिचुएशन के अंदर हम पेशेंट में न्यूट्रोपिक प्रिकॉशंस का इस्तेमाल करते हैं। न्यूट्रोपिक में न्यूट्रोफिल से संबंधित शब्द है। न्यूट्रोफिल्स बेसिकली डब्ल्यूबीसी का एक टाइप होती हैं, और इस सिचुएशन में अगर हमारे पेशेंट में किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन एक्सपोजर होता है तो उसके इन्फेक्ट होने की संभावना बढ़ जाती है। डब्ल्यूबीसीज हमारी बॉडी में इन्फेक्शन से लड़ने के लिए मददगार सेल्स मानी जाती हैं, और किसी भी स्टेज में अगर हमारे शरीर में इनकी संख्या कम हो तो हमारी बॉडी इन्फेक्शन के लिए काफ़ी ज़्यादा ससेप्टिबल हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 4 days after surgery for internal fixation of C3 to C4 fracture, a nurse is moving the client from bed to wheelchair. The nurse is checking the wheelchair for correct features of this client. Which of the following feature of the wheelchair are appropriate for the needs of this client? Select all that apply. किसी पेशेंट में वर्टिब्रे कॉलम में C3 और C4 लेवल पर फ्रैक्चर हुआ था। इसे सर्जरी द्वारा इंटरनल फिक्सेशन करके रिपेयर किया गया। अब इस पेशेंट को हम 4 दिन बाद सर्जरी के बेड से व्हील चेयर पर शिफ्ट कर रहे हैं। व्हील चेयर पर शिफ्टिंग के दौरान नीचे बताए ऑप्शंस में से उन ऑप्शंस को सेलेक्ट करें जो इस पेशेंट की नीड को फुलफिल करने के लिए व्हील चेयर से संबंधित है। ऑप्शन ए, बैक एट द लेवल ऑफ क्लाइंट्स स्कैपुला। इस व्हील चेयर के अंदर जो क्लाइंट का बैक है वो स्कैपुला लेवल पर होना चाहिए। ऑप्शन 2, बैक एंड हेड दैट आर हाई। इस चेयर का बैक और हेड पार्ट जो है हाई होना चाहिए। ऑप्शन 3, सीट दैट इज़ लोअर देन नॉर्मल। सीट नॉर्मल से लो होनी चाहिए। ऑप्शन 4, सीट विथ फर्म कुशन्स। इसके अंदर सॉफ्ट कुशन्स होने चाहिए, फर्म कुशन्स होने चाहिए, सख्त कुशन्स होने चाहिए। ऑप्शन 5, चेयर कंट्रोल्ड बाय द क्लाइंट्स ब्रीथ। चेयर जो है क्लाइंट की ब्रीथ के साथ कंट्रोल्ड होनी चाहिए। वन बाय वन सभी ऑप्शंस की बात करेंगे। अगर इस चेयर का जो सपोर्ट है वो क्लाइंट के स्कैपुला लेवल पर रहेगा और क्लाइंट का जो फ्रैक्चर्ड एरिया है वो C3 C4 लेवल पर होगा, तो उसकी जो गर्दन है वो काफ़ी ऊपर रहेगी सपोर्ट से, तो इससे क्लाइंट को प्रॉपर सपोर्ट नहीं मिल पाएगा, तो ये अप्रोप्रिएट ऑप्शन नहीं है। हमारा जो C3 C4 एरिया होता है वर्टिब्रे कॉलम में वो काफ़ी ऊपर होता है, नेक पर होता है, तो अगर इस एरिया में किसी को फ्रैक्चर हुआ है तो हमें ऐसी चेयर चाहिए, ऐसा व्हील चेयर चाहिए जिसकी हाइट काफ़ी ज़्यादा हाई हो और उसकी हाई हाइट की वजह से C3 C4 लेवल को प्रॉपर सपोर्ट मिल सके। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 के अंदर कहा गया है कि जो इस चेयर का बैक है
और हेड है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होने चाहिए, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर सही माना जाएगा। ऑप्शन 3 के अंदर कहा गया है कि व्हीलचेयर की जो सीट है वो नॉर्मल्स की तुलना में नीचे होनी चाहिए। ये ऑप्शन भी सही है। अगर क्लाइंट की व्हीलचेयर की चेयर नॉर्मल से नीचे होगी तो ये हमें हेल्प करेगी, हम इजीली क्लाइंट को शिफ्ट कर पाएंगे और सेफ्टी पर्पस से भी ये काफ़ी ज़्यादा सही माना जाएगा। ऑप्शन 4 के अंदर कहा गया है सीट विथ फर्म कुशन्स, ऐसी व्हीलचेयर जिसके अंदर कुशन्स लगे हों, तकिए लगे हों। तो ये जो ऑप्शन है ये बेसिकली अगर क्लाइंट को स्पाइनल एरिया के अंदर इंजरी होती, स्पाइनल कॉर्ड में नीचे वाले हिस्से में इंजरी होती, तो वहाँ पर ये चीज़ काफ़ी हेल्पफुल हो सकती थी, लेकिन इस पेशेंट के लिए हेल्पफुल नहीं है। इसमें बेसिकली हमारा फोकस क्लाइंट के अपर बॉडी पार्ट में नियर टू नेक एरिया पर सपोर्ट देने को रहना चाहिए। ऑप्शन 5 के अंदर कहा गया है कि ये व्हील चेयर क्लाइंट की ब्रीथ से कंट्रोल होनी चाहिए, तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। देखिएगा, अगर क्लाइंट के स्पाइनल एरिया के अंदर रीढ़ की हड्डी में नेक के पास चोट लगी है तो हो सकता है कि क्लाइंट की बॉडी के दूसरे पार्ट्स पूरी तरह से सही मूवमेंट नहीं कर पा रहे हों, तो क्लाइंट इस सिचुएशन में व्हील चेयर को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। हमें कुछ ऐसा व्हील चेयर डिज़ाइन करना होगा जो कि बहुत ही मिनिमम एफर्ट्स के साथ कंट्रोल किया जा सके, या वो क्लाइंट की ब्रीथ्स को डिटेक्ट करके उसकी कमांड से कंट्रोल हो सके, ऐसा व्हीलचेयर हमें डिज़ाइन करना चाहिए। तो ये ऑप्शन यहाँ पर सही माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नर्स इज प्रोवाइडिंग मेडिकेशन इंस्ट्रक्शन टू क्लाइंट विद ब्रेस्ट कैंसर who is receiving cyclophosphamide. The nurse should tell the client to take which action. अगर किसी पेशेंट को ब्रेस्ट कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए साइक्लोफॉस्फेटेमाइड नाम की ड्रग दी जा रही हो तो इनमें से कौन सा एक्शन लेना चाहिए? ऑप्शन ए टेक द मेडिकेशन विथ फूड, ऑप्शन बी इंक्रीज फ्लूइड इनटेक टू 2000 to 3000 ml per day, ऑप्शन सी decrease sodium intake while taking this medicine, ऑप्शन डी increase potassium intake while taking this medication. इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी। जब किसी क्लाइंट को ब्रेस्ट कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए हम कीमोथेरेपी ड्रग के रूप में साइक्लोफॉस्फेमाइड ड्रग देते हैं तो इस ड्रग को बॉडी से एलिमिनेट करवाने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड इंटेक करना होता है। अगर आप इस ड्रग को बॉडी से एलिमिनेट नहीं करवा पाएंगे तो इससे यूरिनरी ट्रैक्ट से रिलेटेड साइड इफ़ेक्ट्स डेवलप हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ साइन ऑफ पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम? इनमें से पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम का साइन कौन सा नहीं है? ओबेसिटी, डिक्रीज ल्यूटिनाइजिंग लेवल, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन लेवल, एमेनोरिया, हिर्सुटिज्म। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी। किसी भी फीमेल को यदि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम कंडीशन होती है तो उसके अंदर आपको जो एलएच हार्मोन होता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है, इसका लेवल बढ़ा हुआ मिलेगा, ना कि घटा हुआ मिलेगा। इसके अलावा इन वुमेन्स को ओबेसिटी, एमेनोरिया और हिर्सुटिज्म जैसी कंडीशन देखने को मिलती है। हिर्सुटिज्म का मतलब होता है बॉडी पर एक्सेसिव हेयर ग्रोथ का होना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज When does the fetal pancreas begins to secrete insulin? इनमें से किस सप्ताह की प्रेगनेंसी पर बच्चे का पैंक्रियास इंसुलिन का सिक्रीशन शुरू कर देता है? ऑप्शन ए 4 वीक्स, ऑप्शन बी 6 वीक्स, ऑप्शन सी 8 वीक्स, ऑप्शन डी 12 वीक्स।
करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी 6 वीक। प्रेगनेंसी पीरियड में जब बच्चा 6 सप्ताह का होता है, 6 वीक्स का होता है, तभी से उसका पैंक्रियाज एक्टिवेट होकर इंसुलिन का प्रोडक्शन, इंसुलिन का सिक्रीशन शुरू कर देता है। इंसुलिन बच्चे के शरीर में मौजूद ब्लड ग्लूकोज लेवल को रेगुलेट करने के लिए इसेंशियल होता है, और अगर इसका प्रॉपर सिक्रेशन ना हो तो इससे बच्चे की ग्रोथ और फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस प्रभावित हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नर्स इज टीचिंग अ पेशेंट टू प्रिपेयर अ syringe with 40 units of U100 NPH insulin for self-injection. The patient's first priority concern self-injection in this situation is to. आप किसी पेशेंट को 40 यूनिट U100 NPH इंसुलिन सेल्फ इंजेक्शन के लिए तैयार करने का इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं पेशेंट को। इस पेशेंट में जब ये इंजेक्शन सेल्फ इंजेक्ट किया जाएगा तो इस सिचुएशन में सबसे बड़ा कंसर्न क्या है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए, असेस द इंजेक्शन साइट। ऑप्शन बी, सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट इंजेक्शन साइट। Option C, check the syringe to verify that the nurse has removed the prescribed insulin dose. Option D, clean the injection site in a circular manner with alcohol sponge. The correct answer is option C. यहाँ पर सबसे बड़ा जो मेजर कंसर्न होगा, सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली जो बात होगी वो ये होगी कि आपके पेशेंट को जितनी डोज लिखी गई है, क्या इंसुलिन सिरिंज में हमने उतनी सही डोज लोड की है या नहीं। हमने सिरिंज के अंदर जितना आवश्यकता है उतना इंसुलिन लिया है या नहीं, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है यहाँ पर। अगर आपने कम दिया तो क्लाइंट का जो शुगर लेवल है वो मैनेज नहीं हो पाएगा। आपने ज़्यादा दिया तो क्लाइंट में शुगर लेवल कम हो सकता है। इसलिए इन सभी ऑप्शंस में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है डोज को वेरीफाई करना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग रेस्पिरेटरी पैटर्न इंडिकेट इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर इन द ब्रेन स्टेम। अगर हमारे ब्रेन स्टेम एरिया में इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ता है तो कौन सा रेस्पिरेटरी पैटर्न देखने को मिलेगा। ऑप्शन 1, स्लो इरेगुलर। ऑप्शन बी, रैपिड शैलो। ऑप्शन 3, असिमेट्रिक चेस्ट एक्सट्रूशन। ऑप्शन 4, नेजल फ्लेयरिंग। देखिए, आपके लिए हिंट है कि अगर क्लाइंट के ब्रेन स्टेम पार्ट के अंदर प्रेशर इंक्रीज होता है, इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ता है, तो उस सिचुएशन में काइन स्ट्रोक रेस्पिरेशन देखने को मिलता है। अब आप अपना आंसर सेलेक्ट करें। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन काइन स्ट्रोक रेस्पिरेशन को इंडिकेट कर रहा है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1। अगर किसी क्लाइंट के ब्रेन स्टेम एरिया में इंट्राक्रेनियल प्रेशर किसी वजह से बढ़ रहा है तो उसके अंदर इस प्रकार का रेस्पिरेशन पाया जाएगा जिसमें ग्रेजुअल रेस्पिरेशन होगा, उसके बाद में एपनिया होगा यानी रेस्पिरेशन रुक जाएगा, फिर रेस्पिरेशन होगा, फिर एपनिया होगा, फिर रेस्पिरेशन होगा, फिर एपनिया होगा। यही पैटर्न लगातार अगर चलता रहे तो इसे हम स्लो इरेगुलर रेस्पिरेशन पैटर्न या काइन स्ट्रोक रेस्पिरेशन पैटर्न के रूप में जानते हैं, जिसमें पेशेंट में एक बार तो रेस्पिरेशन बहुत ज़्यादा होता है, फिर अचानक उसकी सांसें रुक जाती हैं, रेस्पिरेशन रुक जाता है और फिर वापस रेस्पिरेशन चलने लगता है। यही प्रोसेस बार बार रिपीट होती है, तो इसे हम काइन स्ट्रोक रेस्पिरेशन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ मेल क्लाइंट is having tonic-clonic seizure, what should the nurse do first? किसी मेल क्लाइंट को यदि टॉनिक क्लॉनिक सीजर्स आ रहे हैं तो इस सिचुएशन में एज अ नर्स आप सबसे पहले क्या करेंगे।
ऑप्शन ए एलिवेट द हेड ऑफ बेड, ऑप्शन बी restrain the client's arm and legs, option C place a tongue blade in the client's mouth, option D take measures to prevent injury. जैसे ही किसी क्लाइंट को सीजर्स आते हैं तो हमारा जो फर्स्ट प्रायोरिटी एक्शन रहेगा हमेशा वो पेशेंट को इंजरी से बचाना, पेशेंट को सीजर एक्टिविटी के दौरान किसी प्रकार की इंजरी ना हो जाए, उसके आसपास ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना, ये हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी मानी जाएगी। टॉनिक क्लॉनिक सीजर्स को हम कॉमनली ग्रैंड मेल सीजर्स के रूप में जानते हैं। जब भी क्लाइंट को सीजर्स आए तो हमें तुरंत उसे फर्श पर लिटा देना चाहिए, यानी कि ग्राउंड पर कंफर्टेबल पोजीशन में शिफ्ट कर देना चाहिए। अगर वो ज़मीन पर गिर चुका है तो उसके हेड के नीचे कोई सॉफ्ट ऑब्जेक्ट रख देना चाहिए ताकि सीजर एक्टिविटी के दौरान उसका हेड ज़मीन से ना टकराए, अदरवाइज़ उसे हेड इंजरी हो सकती है। इसके अलावा अगर उसके आसपास ऐसी कोई चीज़ है जो कि सीजर एक्टिविटी के दौरान पेशेंट के ऊपर गिर सकती है या पेशेंट उससे टकरा कर खुद को इंजर्ड कर सकता है, तो उन चीज़ों को पेशेंट के आसपास से दूर हटा देना, ये हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। सीजर एक्टिविटी के दौरान हमें कभी भी क्लाइंट की बॉडी पर किसी भी प्रकार का रीस्ट्रेन नहीं करना चाहिए, यानी उसकी बॉडी को टाइट नहीं करना चाहिए, उसके हाथ पाँव को बांधना नहीं चाहिए, अदरवाइज इससे क्लाइंट को इंजरी हो सकता है, फ्रैक्चर हो सकता है। सीजर एक्टिविटी के दौरान हम क्लाइंट के माउथ के अंदर किसी भी प्रकार का ऑब्जेक्ट इंसर्ट नहीं कर सकते हैं, इससे क्लाइंट को इंजरी होने का खतरा रहता है। जब भी क्लाइंट को सीजर्स आते हैं तो उस समय हम क्लाइंट के बेड साइड ऑफ हेड को एलिवेट नहीं करते हैं। ऑल दीज आर द इनकरेक्ट ऑप्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज while giving care to a client with internal cervical radiation implant, the nurse finds the implant in the bed, the nurse should take which initial action? किसी पेशेंट को कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए इंटरनल सर्वाइकल रेडिएशन इम्प्लांट किया गया था। अब आप जब असेसमेंट के लिए क्लाइंट के पास आते हैं तो आप देखते हैं कि क्लाइंट के बॉडी से ये इम्प्लांट निकल कर बेड पर गिर चुका है, तो इस सिचुएशन में सबसे पहले एज अ नर्स आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए कॉल द प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर, हम डॉक्टर को इन्फॉर्म करेंगे। ऑप्शन बी री इंसर्ट द इम्प्लांट इनटू द वेजाइना, हम इस रेडिएशन इम्प्लांट को वापस से वेजाइना में इंसर्ट कर देंगे। ऑप्शन सी पिक अप द इम्प्लांट विथ ग्लव्ड हैंड्स एंड फ्लश इट डाउन टू द टॉयलेट, हम इस रेडिएशन सोर्स को उठाकर ग्लव्स पहनकर उठाकर फ्लश कर देंगे टॉयलेट के अंदर। ऑप्शन डी pick up the implant with long handled forceps and place it in lead container, हम इस इम्प्लांट को लंबे फोर्सेप्स से उठाकर लेड कंटेनर के अंदर रख देंगे। ये क्वेश्चन प्रीवियस नर्सिंग रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम्स में पूछा गया है। बेसिकली यहाँ पर आपको कैंसर ट्रीटमेंट में इस्तेमाल किए जाने वाले रेडिएशन सोर्स को कैसे हैंडल करना है, इसके बारे में जानकारी है या नहीं, ये पूछा जा रहा है, चेक किया जा रहा है। एग्जैक्टली द करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन डी। जब पेशेंट की बॉडी में इंसर्ट किया हुआ रेडिएशन सोर्स, रेडिएशन इम्प्लांट बाहर निकल आए तो हम उसे कभी भी हाथ से नहीं उठाएंगे, ना ही इसे क्लाइंट की बॉडी में इंसर्ट करेंगे और ना ही हमें डॉक्टर को इन्फॉर्म करना प्राइमरी एक्शन के रूप में देखा जाएगा। हम इसे लंबे फोर्सेप की मदद से उठाकर लेड कंटेनर के अंदर रख देंगे, ये हमारा इनिशियल एक्शन होगा। बेसिकली रेडिएशन इम्प्लांट से जो हानिकारक रेडिएशंस निकलते हैं, इससे अपने आप को यानी नर्स को अपने आप को और पेशेंट को बचाने के लिए हैंडल करने के दौरान बहुत सावधानियां रखनी होती हैं, क्योंकि जो कैंसर ट्रीटमेंट के लिए रेडिएशन यूज़ किया जा रहा है, अगर आप उसके दूसरे आपके दूसरी बॉडी पार्ट्स तक अगर ये
रेज एक्सपोज होती हैं तो इससे आपको डेफिनेटली नुकसान होने वाला है। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि इससे कम कांटेक्ट में आया जाए। इसी वजह से इसे लॉन्ग हैंडल्ड फोर्सेप्स से उठाकर लेड कंटेनर के अंदर रख देते हैं, जिससे कि रेडिएशन बाहर ना फैल पाए और हम प्रोटेक्टेड रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्लासिकल ट्रायड ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। एक्टोपिक प्रेगनेंसी के क्लासिकल टायर्ड में इनमें से किसे इंक्लूड नहीं किया जाता? ऑप्शन ए एमेनोरिया, ऑप्शन बी पेन, ऑप्शन सी पर वेजाइनल ब्लीडिंग, ऑप्शन डी एक्सपल्शन ऑफ डेसिडुअल कास्ट। एक्टोपिक प्रेगनेंसी वह कंडीशन है जिसमें फर्टिलाइज्ड एग जो है, जाइगोट जो है, वो यूट्रस में इम्प्लांट ना होकर यूट्रस के बाहर किसी जगह पर इम्प्लांट होता है, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी को कंटिन्यू कर पाना बहुत मुश्किल है और कुछ समय बाद ऑटोमेटिकली प्रेगनेंसी टर्मिनेट हो जाती है। ये कंडीशन एक्टोपिक प्रेगनेंसी के नाम से जाना जाता है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी की कंडीशन में वुमेन को एमेनोरिया, पेन और वेजाइनल ब्लीडिंग जैसी कंडीशन हो सकती हैं, लेकिन कभी भी यहाँ पर एक्सपल्शन ऑफ डेसिडुअल कास्ट देखने को नहीं मिलेगा। सो इट इज़ नॉट द ट्राइड सिम्टम seen into the ectopic pregnancy. Next question is what is typical measurement of uterine tubes? इन चारों ऑप्शंस में से यूट्राइन ट्यूब का मेजरमेंट कितना होता है नॉर्मल, वो आपको सेलेक्ट करना है। 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर या फिर 7.5 to 5 सेंटीमीटर। यूट्राइन ट्यूब को हम फैलोपियन ट्यूब के नाम से भी जानते हैं। फैलोपियन ट्यूब वह ट्यूब लाइक पैसेजवे है जो कि यूट्रस को ओवरी से जोड़ता है और इसी के थ्रू ओवरी से निकला ओवम ट्रेवल करता हुआ यूट्राइन कैविटी में पहुंचता है और इसकी जो लेंथ होती है फैलोपियन ट्यूब की वो 10 सेंटीमीटर होती है। फैलोपियन ट्यूब या यूट्राइन ट्यूब का साइज 10 सेंटीमीटर होता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज after vaginal delivery of term neonate, the nurse determines that the placenta is about to separate when which of the following occurs? किसी वुमेन में वेजाइनल डिलीवरी के बाद इनमें से कौन सी फाइंडिंग के होते ही आप ये मानेंगे कि अब प्लेसेंटा यूट्रस से डिटैच हो रहा है? Option A, the uterus becomes oval shaped. Option B, uterus enlarges. Option C, a sudden gush of dark blood occurs. Option D, the client expends efforts pushing. किसी भी वुमेन के अंदर डिलीवरी को 3 स्टेजेस के अंदर बांटा जाता है। स्टेज 1 में लेबर की शुरुआत होती है, टू लेबर पेन शुरू होता है और सर्विक्स का 10 सेंटीमीटर तक डायलेशन होता है। जैसे ही सर्विक्स 10 सेंटीमीटर डायलेट हो जाता है, लेबर की सेकेंड स्टेज शुरू कर दी जाती है, शुरू मान ली जाती है और इसी स्टेज के अंदर बच्चे की डिलीवरी होती है। बच्चे के डिलीवर होते ही लेबर की थर्ड स्टेज शुरू हो जाती है और इस स्टेज के अंदर ही प्लेसेंटा डिलीवर होता है और जब प्लेसेंटा यूट्राइन वॉल से डिटैच होना शुरू करता है, वहाँ से हटना उखड़ना शुरू होता है, तो वेजाइनल कैनाल से हमें डार्क ब्लड निकलता हुआ दिखाई देता है। सडन गश ऑफ डार्क ब्लड appears, it is a indicator that the placenta is separating from the uterine wall and it will be expelling soon. It is expel out soon. Next question is
On assessment of newborn being admitted to nursery, the nurse palpates the anterior fontanel and notes that it feels soft. The nurse determined that this finding indicate which condition. किसी न्यूबॉर्न बेबी में आप एंटीरियर फंटैनल का असेसमेंट कर रहे हैं। एंटीरियर फंटैनल के असेसमेंट में आप इस फंटैनल को सॉफ्ट महसूस करते हैं, तो इससे आपको क्या इंडिकेशंस मिलते हैं? अगर किसी न्यूबॉर्न बेबी का एंटीरियर फंटैनल सॉफ्ट है, तो इससे आपको क्या पता चलता है? ये डिहाइड्रेशन को बताता है, नॉर्मल फाइंडिंग है, इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ चुका है या फिर इंट्राक्रेनियल प्रेशर घट चुका है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। किसी भी न्यूबॉर्न बेबी के अंदर जन्म के तुरंत बाद जो एंटीरियर फंटैनल वाला एरिया है, वो आपको सॉफ्ट और स्लाइटली डिप्रेस्ड देखने को मिलेगा। जस्ट आफ्टर बर्थ एंटीरियर फंटैनल सॉफ्ट और डिप्रेस्ड, हल्का डिप्रेस होता है। ये एक नॉर्मल फाइंडिंग माना जाएगा। जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ती है, अराउंड 12 टू 18 मंथ्स ऑफ एज, ये एरिया ऑसिफाइड होकर सॉफ्ट से हार्ड हो जाता है। अगर इस एरिया के अंदर आपको बल्जिंग दिखे, तो ये इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर के होने को बताता है, और अगर ये एरिया डिप्रेस्ड दिखे तो डिहाइड्रेशन के होने को बताता है। नेक्स्ट, द मोस्ट सीरियस लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट ऑफ ब्लियोमाइसिन थेरेपी। अगर किसी क्लाइंट को आप लंबे समय से ब्लियोमाइसिन थेरेपी दे रहे हैं, तो कौन सा मोस्ट सीरियस कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो सकता है? पल्मोनरी फाइब्रोसिस, कैटरैक्ट फॉर्मेशन, कार्डियोमायोपैथी, एप्लास्टिक एनीमिया। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, पल्मोनरी फाइब्रोसिस। अगर किसी क्लाइंट को आप ब्लियोमाइसिन नाम की एंटर कैंसर मेडिसिन लंबे समय से दे रहे हैं, तो इसकी पल्मोनरी टॉक्सिसिटी सिम्टम्स डेवलप होते हैं, जिसकी वजह से पल्मोनरी फाइब्रोसिस कंडीशन बन जाती है। ये एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। इसमें हमारे लंग्स टिश्यूज़ के अंदर स्कैरिंग फॉर्म हो जाती है, यानी कि यहाँ जो लंग्स के टिश्यूज़ हैं वो डेड होकर एक मास लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ये चीज़ पल्मोनरी फाइब्रोसिस कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन अ यूनिवर्सल चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेटेड। इनमें से किस दिन यूनिवर्सल चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट किया जाता है? 8 मार्च, 14 नवंबर, 29 सितंबर, 1 ऑफ दिसंबर। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, 14 नवंबर को। यूनिवर्सल चिल्ड्रंस डे हर साल 14 नवंबर को मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य लोगों में बच्चों के अधिकारों के लिए जागरूकता और उनके स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए प्रयासों को करना, इस उद्देश्य के हिसाब से मनाया जाता है। 8 मार्च को हम इंटरनेशनल वुमेंस डे मनाते हैं, 1 दिसंबर को एड्स डे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द आइडल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड फॉर अ प्रीमीपेरस वुमेन विथ हर डिजीज। किसी प्रीमीपेरस वुमेन के लिए कौन सा सबसे बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड होगा अगर उसे हर डिजीज भी हो तो? ऑप्शन ए, प्रोजेस्ट्रीन ओनली पिल्स। ऑप्शन बी, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। ऑप्शन सी, इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। ऑप्शन डी, डायफ्राम। यहाँ पर प्रीमीपेरस शब्द का इस्तेमाल किया गया है। इसका मतलब होगा कि ऐसी कोई वुमेन जिसने अपने पहले बच्चे को जन्म दिया है, यानी कि वुमेन ने एक बार
बच्चे को जन्म दे दिया है, उसके एक बच्चा है, तो इस सिचुएशन में आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड होगा ऑप्शन ए, प्रोजेस्टीन ओनली पिल्स। अगर वुमेन एक बार प्रेग्नेंट हो चुकी है, उसके एक बच्चा है और अब हर डिजीज़ के साथ वो सरवाइव कर रही है, तो इसके लिए आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड होगा पीओपी, यानी कि प्रोजेस्टीन ओनली पिल्स। यहाँ पर जो प्रोजेस्टीन ओनली पिल्स मेंशन किया गया है, इसे हम मिनी पिल के नाम से भी जानते हैं। इसे हम मिनी पिल्स के नाम से भी जानते हैं। और ऑप्शन बी के अंदर जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स दी गई हैं, ओसीपी दी गई हैं, इसे हम अवॉइड करेंगे क्योंकि इसके अंदर एस्ट्रोजन होता है। दीज आर द एस्ट्रोजन कंटेनिंग कॉन्ट्रासेप्टिव्स एंड इन द हार्ट डिजीज कंडीशन वी शुड अवॉइड दीज थिंग्स। सिंपल सी चीज़ ये है कि अगर आप हार्ट के पेशेंट हैं और आपने एस्ट्रोजन वाला कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स इस्तेमाल किया, तो आपकी बॉडी में जो ब्लड क्लॉट का फॉर्मेशन है वो बढ़ सकता है, जिससे आपको हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं। तो इस सिचुएशन में हमें ऐसी मेडिसिन की आवश्यकता है, ऐसी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड की आवश्यकता है जिसके अंदर एस्ट्रोजन ना इस्तेमाल किया जाता हो, तो उसके लिए प्रोजेस्टीन ओनली पिल्स का हम उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, all of the following are local manifestation of inflammation except, इनमें से इन्फ्लामेशन के होने पर कौन सी फाइंडिंग देखने को नहीं मिलती है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए रेडनेस, ऑप्शन बी इंक्रीज डब्ल्यूबीसी काउंट, ऑप्शन सी वार्मथ, ऑप्शन डी पेन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। अगर किसी क्लाइंट की बॉडी में इन्फ्लामेशन जैसी कंडीशन डेवलप हो रही है, तो वहाँ पर आपको रेडनेस, वार्मथ और पेन देखने को मिलेगा, जबकि इंक्रीज डब्ल्यूबीसी काउंट इससे संबंधित नहीं है। अब आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होंगे कि डब्ल्यूबीसी काउंट तो आफ्टर इन्फ्लेमेशन बढ़ता है, लेकिन अब क्वेश्चन पर आप थोड़ा गौर करेंगे तो आप इसे बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। क्वेश्चन के अंदर ये पूछा गया था कि लोकल मैनिफेस्टेशंस कौन सा नहीं है। यहाँ पर ये जो इंक्रीज डब्ल्यूबीसी काउंट है, ये डेवलप तो होगा, लेकिन इट्स नॉट अ लोकल मैनिफेस्टेशन, ये लोकल सिम्टम नहीं है, ये सिस्टमिक रिस्पॉन्स है। क्या है ये? इट इज़ अ सिस्टेमिक रेस्पॉन्स। जब भी क्लाइंट के अंदर इन्फ्लामेशन डेवलप होती है, तो लोकल मैनिफेस्टेशंस के रूप में रेडनेस, वार्मथ, पेन जैसी कंडीशन डेवलप होंगी, क्योंकि जब भी इन्फ्लामेशन होगा तो बॉडी द्वारा उस एरिया में इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स रिलीज़ किए जाएंगे, जिससे उस एरिया में ब्लड फ्लो इंक्रीज़ होगा और ये सभी सिम्टम्स वहाँ डेवलप होंगे। लेकिन जो इंक्रीज डब्ल्यूबीसी काउंट है, ये लोकल मैनिफेस्टेशन ना होकर सिस्टमिक रिस्पॉन्स के रूप में माना जाएगा, इसलिए हम यहाँ पर इस ऑप्शन को गलत मानेंगे। इस तरह से ये छोटे से पॉइंट हैं जिन्हें आप बहुत ही सावधानी से पढ़कर सही ऑप्शन को सेलेक्ट करें, अदरवाइज इजी सा दिखने वाला ये क्वेश्चन आपको बहुत भारी नुकसान पहुंचा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, the nurse is caring for a client who take ibuprofen for pain. The nurse gathering information on client's medical history and determines it is necessary to contact healthcare provider if the client is also taking which medication. Select all that may apply. आप किसी पेशेंट को दर्द कंट्रोल करने के लिए, पेन कंट्रोल करने के लिए आइब्यूप्रोफेन मेडिसिन लेते हुए देखते हैं। अब इस आइब्यूप्रोफेन पेन किलर के साथ नीचे बताए ऑप्शंस में से कौन सी मेडिसिन यदि पेशेंट ले रहा है, तो आप तुरंत डॉक्टर को इसके बारे में इन्फॉर्म करेंगे। आपके ऑप्शंस हैं वॉरफेरिन, ग्लिमिप्राइड, एम्लोडिपिन, सिमवेस्टेटिन और हाइड्रोक्लोरथियाजिड। यहाँ पर एक से ज़्यादा सही ऑप्शंस हैं, तो सभी ऑप्शंस को आप सेलेक्ट करें।
The correct answer is option 1, 2 and 3. Warfarin, ग्लिमेप्राइड, एम्लोडिपिन, ये तीनों सही जवाब माने जाएंगे। यहाँ पर जो वॉरफेरिन ड्रग दी गई है, ये एक ओरल एंटीकोगुलेंट मेडिसिन है और अगर इसे आइब्यूप्रोफेन के साथ लिया जाए तो ये रिस्क ऑफ ब्लीडिंग को बढ़ा देती है। तो हम इस मेडिसिन को आइब्यूप्रोफेन के साथ अलाउ नहीं करेंगे। ग्लिमिप्रेडिन नाम की जो मेडिसिन है, ये एक ओरल एंटी डायबिटिक मेडिसिन है। अगर आप किसी क्लाइंट को ग्लिमिपेरिडिन और आइबुप्रोफेन साथ में देते हैं तो इससे क्लाइंट का ब्लड ग्लूकोज लेवल सही तरीके से मैनेज नहीं हो पाएगा, क्योंकि आइबुप्रोफेन हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल को प्रभावित कर सकती है और हमें फ्रीक्वेंटली मॉनिटरिंग की आवश्यकता रहेगी। सो यहाँ पर यह भी कॉज ऑफ कंसर्न हो सकता है। ऑप्शन 3 के अंदर एम्लोडिपिन नाम की ड्रग बताई गई है। ये एक कैल्शियम चैनल ब्लॉकर ग्रुप की मेडिसिन है और इस मेडिसिन का इस्तेमाल हाई ब्लड प्रेशर को ट्रीट करने के लिए किया जाता है। अगर पेशेंट आइबुप्रोफेन के साथ इस मेडिसिन को लेता है तो इसके अंदर एम्लोडिपिन के जो एंटी हाइपरटेंसिव इफ़ेक्ट हैं वो कम हो जाएंगे और क्लाइंट के अंदर ब्लड प्रेशर सही तरीके से रेगुलेट नहीं हो पाएगा। बेसिकली हमें यहाँ पर इन मेडिसिन्स को एक साथ लेने पे ड्रग के इंट्रैक्शन और एडवर्स इफ़ेक्ट के बारे में जानकारी होना ज़रूरी था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ postpartum infant delivered vaginally is exhibiting tachypnea, grunting, retraction and nasal flaring. The nurse interprets that these assessment findings are indicative of which condition? किसी पोस्ट टर्म इन्फेंट का नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी द्वारा जन्म होता है और अगर उसमें टैकिपनिया, ग्रंटिंग, रिट्रैक्शन, नेजल फ्लेयरिंग जैसी फाइंडिंग्स हों तो ये किस कंडीशन के होने को बताती है? ऑप्शन 1 हाइपोग्लाइसीमिया, ऑप्शन बी रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, ऑप्शन सी म्यूकोनियम एस्पायरेशन सिंड्रोम, ऑप्शन 4 ट्रांसिएंट टैकिपनिया ऑफ न्यूबॉर्न। Important question for upcoming AIMS NORCET एग्ज़ाम। अगर किसी पोस्ट टर्म बच्चे का नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी द्वारा बर्थ हुआ है और जन्म के बाद उसमें टैकिपनिया, ग्रंटिंग, रिट्रैक्शन और नेज़ल फ्लेयरिंग जैसी फाइंडिंग्स देखने को मिलती है तो हमें ये बताती हैं कि इस बच्चे को म्यूकोनियम एस्पायरेशन सिंड्रोम जैसी कंडीशन हो सकती है या हो गई है। म्यूकोनियम बच्चे का फर्स्ट स्टूल कहलाता है जो कि नॉर्मली डिलीवरी के बाद पहले 24 घंटों में पास किया जाता है, लेकिन कई बार बच्चे डिलीवरी के दौरान डिस्ट्रेस होने पर इसे डिलीवरी से पहले ही यूट्रस में पास कर देते हैं और अगर ये फर्स्ट स्टूल म्यूकोनियम बच्चे के रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर इंसर्ट हो जाए, चला जाए, तो इससे बच्चे के रेस्पिरेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होने लगती है। वहाँ पर टैकिपनिया, ग्रंटिंग, रिट्रैक्शन और नेज़ल फ्लेयरिंग जैसी फाइंडिंग्स देखने को मिलती हैं। तो जन्म के समय अगर ये सारी फाइंडिंग्स मौजूद हैं तो हमारा शक होगा कि बच्चे ने म्यूकोनियम को यानी फर्स्ट स्टूल को एस्पायरेट कर दिया है, यानी लंग्स के अंदर ले लिया है, जिससे कि उसे रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम आ रही है। ऑप्शन 3 इज करेक्ट हियर। सो एवरीवन, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने एम्स नॉर्सेट एग्ज़ाम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को डिस्कस किया। अगर आपको आज की ये क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा और इसी तरह के रेगुलर वीडियोस देखने के लिए फॉर नर्सेस प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच वंस अगेन, बेस्ट ऑफ लक।